हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम दिशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर 1 से प्रिलिमिनरी से हमारे हैं सेक्शन 1 से लेके 4 तक के एमसीक्यूज हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ टीपीए, all interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. The statement is true. देखो अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम टीपीए की बात करें कि ऑल इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका हो गया। देखो इंटरेस्ट और ओनरशिप में डिफरेंस होता है। ओनरशिप की बात होती है कि मतलब उसमें मालिकाना की बात है, इंटरेस्ट का मतलब है एलिनेट करना, ये सब कुछ करना, जितने भी इंटरेस्ट है। तो उसको इंटरेस्ट को क्या कह रहा है कि जितने भी इंटरेस्ट है टीपीए में जो बताया गया है, restricted its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him, तो वो आपका वो ट्रांसफर नहीं होते। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका आंसर है यस। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए कि जो इंटरेस्ट है, अगर ओनर है, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है किसी को प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो वो उसके अब उससे रिलेटेड सारे इंटरेस्ट भी ट्रांसफर करेगा। ये भी करना जरूरी है। ठीक है, तो वो चीज को कर रहा है, तो यहाँ पर ओनर अपने पास नहीं रख सकता उसको, इंटरेस्ट को अपने पास, यानी कि उस अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेगा। अनलेस अनटिल कुछ सिचुएशन होती है उसमें वो इंटरेस्ट को अपने पास रख सकता है, तो उसकी कंडीशंस होती है। तो वैसे इसका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है एक्स मैरी वाई। एक्स ने मैरी करी वाई से, बट इन केस शी डाइज इन हिज लाइफ टाइम ही वुड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू जेड। तो अगर वो मर गए तो ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? जेड को चली जाएगी। एक्स एंड वाई पेरिश टुगेदर under circumstances which make it impossible to prove that she dies before him, the disposal of the property in the favor of Z। अब क्या होगा? does not that take effect, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? ए। द ट्रांसफर कवर किन किन चीजों को कवर करता है? ये आपका बहुत मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को करता है। ठीक है, 5 से लेके 35 तक आपका ये बात करता है, 5 से लेके 37 तक पे बात करता है ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी की, और 38 से लेके 53 ए तक बात करता है ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये वैसे दोनों से डील करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब आया था? आपका 1882 में आया था। तो इसका आंसर क्या है? बी। बट इज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं होता? ठीक है, तो उसकी जो नेगेटिव डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये सब इंक्लूड नहीं होते। तो इसका आंसर है सी। एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम क्या है? ठीक है, एक्शनेबल क्लेम आर शेयर इन अ कंपनी। तो बात क्या करता है? शेयर इन अ कंपनी की बात करता है। कॉपीराइट और मॉर्गेज डेब्ट और इन सब की बात नहीं करता है। ठीक है, शेयर इन अ कंपनी की बात करता है। और अगर ऐसे एक्शनेबल क्लेम को समझाता है तो एक्शनेबल क्लेम कहता है कि आपका मीन्स अ क्लेम टू एनी डेब्ट और अदर देन द डेब्ट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्राइप प्लस। यानी कि ऐसे देखो, जो आपके मॉर्गेज से कोई आ रहा हो, कि कोई डेब्ट से कोई क्लेम आ रहा हो, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते, बट आप किनको क्लेम कर सकते हो? आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर आ रहा हो उनको कर सकते हो। तो इसका आंसर है आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर एक्शनेबल क्लेम। इनमें से कौन सा आपका एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता? ठीक है, तो नॉट वाली बात है। देखो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लेम फॉर डेसिडेटल सम, ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं आती, पर ये वाले सारे क्लेम आते हैं। देखो कोई रेंट है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ए हूं, मैं हूं, बी को मैंने कोई प्रॉपर्टी दी है। अब मैंने जब बी को वो प्रॉपर्टी दे रखी है, वो रेंट पे दे रखी है, ये मेरा किराया नहीं दे रहा, ये मेरा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किराया नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा? इस किराए को क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो आंसर है यस। ठीक है, मैंने इसे प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी, रेंट बोलो या लीज बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो मैंने इसे प्रॉपर्टी दे रखी है। अब जब मैंने इस प्रॉपर्टी पे दे रखी है, मेरा किराया नहीं भर रहा, जो उसका जो 5 महीने का 5,000 रुपए किराया था, क्या वो क्लेम आपका क्या एक्शनेबल क्लेम है? तो आंसर है यस। क्यों है? क्योंकि ना तो वो जो क्लेम है, ना मैंने इसे ये क्लेम जो दिया था ना उधार पे दिया था, इसको जो इससे जो मुझे पैसा लेना है, क्या उधार से लेना है? तो नहीं। क्या मुझे इससे मॉर्गेज से कोई उधार लेना है? तो नहीं। तो ये क्या है? ऐसा क्लेम जो मैं इससे आपका कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। तो रेंट का हो गया। राइट टू क्लेम एरियाज ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का कोई हो गया। ठीक है, पेलेबल अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा हो गया, तो वो चीजों को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी है, क्योंकि हमें नॉट ढूंढना था, तो सी है। और देखो कि डिग्रेटल सम क्या होता है? डिग्रेटल सम का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन या एडजस्टमेंट कोई अमाउंट एडजस्ट कराओ टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि मान लो मेरे को ए ने
मैं हूँ ए हूँ और मैंने बी को 5 लाख रुपए दे रखे थे। अब हम दोनों का सेटलमेंट होता है 3 लाख रुपए पे, ठीक है। तो ये सम अमाउंट हुआ, तो ये डेबिट पे लिया था ना इसने मेरे से पैसा, तो क्या ये क्लेम कर से एक्शनेबल क्लेम में आ सकता है? तो आंसर इज नो, ये एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता। डिक्रेटल अमाउंट होता है कि सेटलमेंट अमाउंट हो गया, ऐसा समझो। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, एन एक्ट इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड अ नॉन टेस्टामेंट्री। आपका देखो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे विल से जो आती है प्रॉपर्टी, और नॉन टेस्टामेंट्री जो अदर्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या हो गया? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। whether a judgment in a suit between A and B that holds that A had purchased the immoral property from B। अब ये क्या हो गया उसका? तो देखो जाए तो अब देखो whether a judgment in a suit between A and B में एक सूट था जिसमें जजमेंट आई that holds that A had purchased that immoral property from B। तो उसमें आया कि A ने हाँ B से प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब द इमोरल प्रॉपर्टी फ्रॉम बी, ठीक है। अब ये क्या है? रैम है, राइट इन रैम है या राइट इन पर्सोना है? तो देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो राइट इन पर्सोना हो गया बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो राइट इन पर्सोना मतलब होता है यानी कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में, टू लिविंग इंडिविजुअल्स के बीच में कोई डीलिंग हुई हो। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। इसलिए इधर ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ए है, रैम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू नोटिस। अब यहाँ पर अमाउंट टू नोटिस में कौन सी चीज नहीं आती? देखो तो रजिस्ट्रेशन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टर्ड, यानी कि जो कंपलसरी नहीं है। जैसे 100 रुपए से हमने सुना था कि 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना है, और 100 से कम वाली के लिए आपको नॉन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मतलब उसे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज उसके लिए आपको कोई नोटिस भी नहीं देना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, जैसे कि आपका देखो कभी भी टीपीए अकेला नहीं पढ़ा जाता, टीपीए के साथ हमेशा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टीपीए के साथ हमेशा रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी पढ़ा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 है, वो बताता है कि कौन कौन से, जैसे गिफ्ट डीड है, लीज है, जो 11 महीने से ऊपर की होगी, ठीक है, 1 साल की होगी, उन्हें रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो उनका अमाउंट टू नोटिस भी देना जरूरी है। तो कह रहा है कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग द टीपीए द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू नोटिस, नोटिस की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जिनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उनसे रिलेटेड आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है बी। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंट्री, तो इसका आंसर है ए। Which of one of the following is not including with the term of living person with the transfer of property act? हमें नॉट ढूंढना है। देखो कंपनी भी एक लिविंग लीगल फिक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग मानी जाती है, एसोसिएशन भी आपका लिविंग पर्सन के अकॉर्डिंग मानी जाती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो माना गया, पर एक आइडियल वैसे माना तो लीगल फिक्शन में वो भी जाता है, ठीक है। बट अभी जैसे एक टेम्पल है, टेम्पल में एक आइडियल रखी हुई है, तो मूर्ति रखी है, तो मूर्ति भी लीगल फिक्शन में मानी जाएगी। बट यहाँ पर टीपीए पे अप्लाई, टीपीए उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। तो क्योंकि लिविंग पर्सन का मतलब आइडियल यहाँ पर नहीं है एज पर द टीपीए, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो टीपीए एक्ट 1882 बिकम एप्लीकेबल ऑन आपका 1 जुलाई 1882 में हुआ था, यानी कि आंसर सी है। मैच द कॉलम ऑफ आइडेंटिफाई द पासेस अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें देखना है मशीनरी अटैच टू द अर्थ, ठीक है। देखो ऐसे याद रखिए कि इसका आंसर ऐसे सी एच दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, ठीक है। तो मूवेबल पार्ट्स का आंसर क्या है आपका? ए है। जो बात कर रहे हैं मशीनरी अटैच टू द अर्थ, यानी कि मशीनरी जो अटैच है अर्थ से, ठीक है, तो वो मूवेबल पार्ट्स का मान जाएगी, ठीक है। वो निकल जाएंगे तो उसका मूवेबल माना जाएगा। अब है बी का, बी बात करता है आपका डेबिट और अदर एक्शनेबल क्लेम, तो उससे रिलेटेड है आपका सिक्योरिटीज, ठीक है। और फिर है आपका सी मनी, मनी से रिलेटेड आपका क्या है? टू इंटरेस्ट। और डी से क्या? हाउस, हाउस से आंसर क्या आपका? यानी कि इजमेंट एंड एनेक्स्ड देयर है, तो इसका आंसर है वन। attestation attested in a relation to an instrument means shall be deemed always to be attested at least two witnesses, टू विटनेस से अटेस्ट होने चाहिए, जो एग्जीक्यूट होगा उसको देखा हो, जिन्होंने देखा कि ये इनके बीच में साइन हुआ या नहीं हुआ। प्रॉपर्टी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स कॉपीराइट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट्स। तो इससे रिलेटेड हमें बताना है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड टिम्बर, तो यस इसकी बात ठीक है कि इंक्लूड टिम्बर और ग्रास क्रॉप को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। आपका टिम्बर इंक्लूड नहीं होता, आपका ये क्या नाम है स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड नहीं होता, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होती और ग्रास इंक्लूड नहीं होती। क्या क्या नहीं होता? टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास
और ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ऐसे याद रखो, टिम्बर, ठीक है, टी, और फिर है आपका जी, टीजीसी, ठीक है, टीजीसी ग्रोइंग क्रॉप्स में हो गया, और आपका ग्रास आ गई, ठीक है, और आपका स्टैंडिंग टिम्बर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कि तो इस पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल बी इफेक्ट ओनली बाय द एग्जीक्यूट इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। यानी कि ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम की बात करी जाए, वेदर और विदाउट कंसिडरेशन, चाहे उनमें कंसिडरेशन हो या ना हो, शैल बी इफेक्ट ओनली बाय द एग्जीक्यूट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। उन पे एग्जीक्यूशन पे असर पड़ेगा जब वो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब यानी कि नॉन टेस्टामेंट्री, ठीक है। An unborn child acquires vested interest in property on transfer immediate on birth, तो उसको अनबॉर्न चाइल्ड को वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा इमीडिएट ऑन बर्थ पे, तो यहाँ इसका आंसर है ए, ठीक है। तो आपका वैसे वेस्टेड इंटरेस्ट की बात क्या होती है? वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है, निजी लाभ जिसे कहते हैं हिंदी में। विच इज नॉट इमोरल प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी इमोरल प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है, ठीक है। लीज ऑफ लैंड आपका इमोरल प्रॉपर्टी में आता है, राइट ऑफ वे ये भी इमोरल प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है, और आपका लाइफ ऑफ इंटरेस्ट इन इनकम इन इमोरल प्रॉपर्टी ये भी आता है। पर हमें क्या ढूंढना है कि इन नॉट, तो नॉट में क्या आता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, टी जी सी, टिम्बर, ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। एज पर टीपीए प्रोविजन इमोरल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, अब इमोरल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड में तो ये तीनों चीजें नहीं आती, तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, ठीक है। और ये नॉट में आती है क्योंकि ये आती है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। अब देखो टर्म होल्डर इंक्लूड होल्डर का मतलब क्या है? पेई, वेयरर और द एंडोर्स्ड जो लिखता है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अंडर द टीपीए द अटेस्टेड मींस एटलीस्ट टू विटनेस, ठीक है, तो इसका आंसर है टू और मोर विटनेस। टू विटनेस ओनली नहीं है, एटलीस्ट टू और मोर विटनेसेस लिखा है, तो ये वाली बात नहीं होगी, ठीक है, ये वाली होगी, सी वाली, टू और मोर विटनेसेस, तो इसका आंसर है सी। अंडर टीपीए रजिस्ट्रेशन मींस आपका क्या है कि रजिस्ट्रेशन मींस है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसका आंसर क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसका आंसर है बी। अंडर सेक्शन 3 और टीपीए इमोरल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स क्या है? तो ये तीनों चीजें इंक्लूड करता, नन ऑफ द अबव। एन इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 टीपीए मींस, अब इसका मतलब क्या है कि कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करता, ठीक है, ये बात करता है सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री, और टेस्टामेंट्री की बात नहीं करता है। टेस्टामेंट्री में जो विल से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो ये नॉन टेस्टामेंट्री, तो इसका आंसर है सी। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कम अंडर द चैप्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, किसमें आता है आपका? वो सेकंड चैप्टर में आता है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ठीक है, तो ये इसका आंसर है बी। अंडर टीपीए अ पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस ऑफ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नो द फैक्ट्स, यानी कि जब उसे एक्चुअली पता है फैक्ट्स के बारे में, तो वो कह सकता है कि नोटिस का मतलब क्या है कि ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, कि वो फैक्ट्स के बारे में जानता है कि ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ, कोई भी बात को तब भी कह सकते हैं आप। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, तो इसका आंसर है ए, चाहे वो एक्सप्रेस फॉर्म में हो, इंप्लाइड फॉर्म में हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, और यह कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी हो, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन नोटिस, तो नोटिस किस में डिफाइन करता है? आपका सेक्शन 3 में, ठीक है, सेक्शन 3 में नोटिस को डिफाइन करा गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द प्रीवी काउंसिल डिसीजन तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल रिलेटेड टू, ये केस किससे रिलेटेड है? आपका सेक्शन 3 से रिलेटेड था, ठीक है, इसका आंसर है ए। अकॉर्डिंग टू द होलफील्ड्स एनालिसिस ऑफ राइट्स, द राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वंस प्रॉपर्टी इज अ पावर एंड लिबर्टी, ये जूरिस्ट से बहुत बड़े, ठीक है, उन्होंने बात बताई थी कि ये कि एनालाइज द राइट टू ट्रांसफर वंस प्रॉपर्टी इज पावर एंड लिबर्टी, यानी कि एक वो पावर भी है उनको, ठीक है, और लिबर्टी भी है, तो इसका आंसर है सी। ट्रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ राइट इन री अलीना, ठीक है, री अलीना मतलब होता है राइट टू वे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमोरल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी चीज आपका इमोरल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता? तो राइट टू वे वो भी इमोरल प्रॉपर्टी में आता है, रॉयल्टी नहीं आता, तो ए ही है वैसे, और बाकी एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है। बाकी एग्जांपल में देखा जाए तो राइट टू फिशिंग ये भी इमोरल प्रॉपर्टी में आता है, राइट टू रिडेम्पशन जो से रिलेटेड मॉर्गेज प्रॉपर्टी से निकल के इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट में आती है बात, तो ये भी आता है इमोरल प्रॉपर्टी में,
ठीक है, तो फिश आपका रॉयल्टी वाली बात जो है वो नहीं आता, तो ये है इसका आंसर। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ऑब्वियस बात है तीनों चीजें, ठीक है। टीजीएस की बात करता है, टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, टीजीसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर है इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 से रिलेटेड, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। बाकी चार जो है सेक्शन 100 होता है, मार्शलिंग का सब्सिक्वेंट परचेजर जो है सेक्शन 56 में होता है, मॉर्गेज डेविज आपका सेक्शन 134 में होता है। बस इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात जो बताई गई है वो आपका सेक्शन 2 में नहीं सेक्शन 3 में बताई गई है, ठीक है, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए एक्ट, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर में चुनिए, तो इसका आंसर आपका 1 दिख ही रहा है, हम क्या चुने, 2 एंड 3। द इक्विटी ऑफ द रिडेम्पशन, हर्ट एंड मॉर्गेज डेबिट, यही बात आपका करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के। द राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंसेस चार्ज एंड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात नहीं करता, ठीक है। राइट टू रिकवर मेंटेनेंस एंड अलाउंसेस चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उसकी बात नहीं करता, ये इमूवेबल एज पर द टीपीए आपका इन चीजों की बात करता है, हट जा रहते हैं झोपड़ा, इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, मॉर्गेज डेब्ट, तो ये बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट, क्या बात करता है, कंटेम्पलेट में कंसीडर की बात करता है, नोटिस इन ट्रांजेक्शन डज नॉट, एक्चुअल नोटिस की बात करता है, इम्प्लाइड नोटिस की बात करता है, इम्प्यूटेड नोटिस की बात करता है, नोटिस इन ट्रांजेक्शन की बात नहीं करता, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। इवन कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात भी करता है पर नोटिस इन ट्रांजेक्शन की बात नहीं करता, तो इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी जो है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करती, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी बात जो है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, तो राइट टू कलेक्ट तेंदू लीव्स, ये भी आपका आता है, राइट टू कैच फिश, राइट टू फिशरी में आता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता ही है वो, ठीक है। आपका राइट टू ईजमेंट भी आता है पर राइट टू वर्कशिप आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ टीपीए, इसमें आता है टीपीए एज पर द प्रोविजन, देखो विच ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर प्रोविजन ऑफ टीपीए, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता, ग्रोइंग क्रॉप्स भी नहीं आता, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास नहीं आते क्योंकि नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है सेक्शन 3 में, फ्रूट ट्रीज आते हैं, तो इसका आंसर है सी। An instrument of transfer is attested validity where instrument is signed by two witness, at least two witness, ठीक है, who have seen executant signing the same, who signed in later presence, तो इसका आंसर है डी। Which one of the following is not immovable property, इसमें से कौन सी चीज जो आपका immovable property में नहीं आता, तो इसका आंसर है स्टैंडिंग टिम्बर्स, तो इसका आंसर है सी। सेक्शन 3 ऑफ टीपीए इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंटरी, तो इसका आंसर बच्चों को भी पता है। स्टैंडिंग टिम्बर्स अंडर टीपीए प्रॉपर्टी आर, स्टैंडिंग टिम्बर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली सो लॉन्ग एज नॉट सर्व फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, तो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, या तो ये होगा या आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस देयर अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट सीवियर ऑफ द सेम फ्रॉम द अर्थ, सीवियर मतलब चिपके रहना, ठीक है, या सी है इसका आंसर वैसे तो नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर में आपका सिर्फ नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करेगी, तो सी है इसका आंसर। इंस्ट्रूमेंट अंडर द टीपीए एक्ट मींस नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टेस्टामेंटरी कौन से होते हैं, जैसे जो आपका विल से ट्रांसफर होते हैं। फॉर वैलिड अटेस्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर टीपीए एक्ट इट इज नेसेसरी दैट, इसके लिए क्या चीज नेसेसरी है कि ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, यानी कि एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में ईच इस अटेस्टिंग, जितने भी अटेस्टिंग है चाहे 2 हो या मोर हो, ठीक है, 2 तो होने चाहिए और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मस्ट साइन, उन्होंने साइन करा इंस्ट्रूमेंट को, कौन सा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट को, इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके प्रेजेंस में, ठीक है, तभी उनकी वैल्यू है, तो सी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द, तो इसमें डज नॉट इंक्लूड, तो सीलिंग फैन नहीं आता, ठीक है, आपका सीलिंग फैन नहीं आता, बाकी ये सब राइट टू क्लेम मेंटेनेंस रिलेटिंग टू लीज ईजमेंट राइट ये सब आता है, ठीक है, सेल ऑफ सीलिंग फैन नहीं आता, तो इसका आंसर है ए। Who among the following cannot transfer immovable property, इसमें से कौन सी चीज immovable प्रॉपर्टी में नहीं आती, नेचुरल गार्डियन ऑफ ए माइनर, ठीक है, बाकी हिंदू विडो मुस्लिम विडो ये सब आते हैं, ठीक है, among the following cannot transfer immovable property, तो नेचुरल गार्डियन ऑफ माइनर के नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। According to transfer of property, immovable property does not include
सेंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ये, ठीक है, सेक्शन 3 में बताया गया। और ये देख लो 2015 में आया हुआ यूपी के पेपर में, ध्यान से पढ़ लो भैया। Which of the following properties has not been recognized by the court as immoral property? ठीक है, तो राइट टू वर्कशिप आपका इमोरल प्रॉपर्टी में राइट में नहीं आता, ठीक है, एज पर द टीपीए। बाकी राइट ऑफ वे, कलेक्ट रेंट, इमोरल प्रॉपर्टीज, राइट टू फिशरी, ये सब आते हैं, ठीक है, पर ये वाला नहीं आता, गांठ बांध लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोरल प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी चीज इमोरल प्रॉपर्टी है? प्रॉफिट, प्रॉफिट्स एंड पेंडेंट, बाकी ये सब नहीं आते, तो इसका आंसर है पी। बताओ एमपीएपीओ में इसका क्या मतलब है? फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हैज बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ टीपीए? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो है वो आपका सेक्शन 53 में बताए गए हैं, ठीक है, कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अगर कोई हुआ है तो वो आपका किस में बताया गया? सेक्शन 53 में बताया गया। देखो सेक्शन 52 क्या कहता है? 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग टू देयर ऑफ, ठीक है, और 53 कहता है कि आपका वही फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात करता है। 54 बात करता है आपका सेल्स की बात करता है, और 55 किसकी बात करता है? बताओ बताओ। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें तो यहाँ पर ढूंढना था कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात कौन सा करता है? सेक्शन 53। द चैप्टर एंड द सेक्शन ऑफ टीपीए प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स shall be taken as part of a contract act and supplementary to registration act। देखो जब भी टीपीए पढ़ा जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पढ़ा जाएगा, गांठ बांध लो इस बात की। ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द मैटर रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ आईपीसी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपका केस हो 494, 495, 497 और 498 से, तो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 50, ठीक है, 50 की देखो कि पहले बताओ तो 50 क्या बात करता है? 50 बात करता है रेंट बोनाफाइड पेड टू द होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है, नॉट रेलिवेंट व्हेन द मैटर रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ आईपीसी 1860। देखो सेक्शन 50 बात करता है आपका इसकी क्या कहते हैं? रेंट बोनाफाइड पेड टू द होल्डर एंड डिफेक्टिवली टाइटल, तो इसका आंसर है सी। इनसे रिलेटेड 494, 495, 497, 498 ये मैरिज से रिलेटेड सेक्शंस है, ठीक है, तो ये से रिलेटेड बात नहीं करता, तो सी है। द प्रोविजन ऑफ टीपीए एक्ट अप्लाइज टू द ट्रांसफर ऑफ किससे बात करता है? आपका इमोरल प्रॉपर्टी मोस्टली, हाउएवर सम प्रोविजन अप्लाई टू द इमोरल प्रॉपर्टी एंड देखो टीपीए वैसे आपका मोरल और इमोरल प्रॉपर्टी दोनों से डील करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए ट्रांसफर बाय द वे ऑफ सेल अंडर द टीपीए एक्ट कैन बी ओनली इमोरल प्रॉपर्टी, तो ये इससे किससे रिलेटेड है? इमोरल प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर। थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, कुछ थिंग्स है जो एम्बेडेड है अर्थ के साथ, ठीक है, जुड़ी हुई है, हैव बीन इंक्लूडेड अंडर टीपीए प्रॉपर्टी इज अ डेफिनेशन ऑफ अटैच्ड टू द अर्थ, तो इसका आंसर क्या है? अटैच्ड टू द अर्थ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। who may make rules consistent with the provision of TPA? स्टेट गवर्नमेंट, तो आंसर है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर टीपीए एक्ट सेक्शन 35। टीपीए का सेक्शन 35 में आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन की बात करी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ प्रिंसिपल अंडर लॉ ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट विच रिलेटेड मैटर ऑफ सिक्योरिटीज, ये किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी से, सी। Which among the following is immoral property as per section 3 of Transfer Property Act? तो ये बात करता है आपका फ्रूट ट्रीज की। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, परपेचुटी का मतलब होता है जैसे कि ए है, ए कहता है, ए अपनी वसीयत लिख के जाता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी बी को जाएगी, बी के बाद सी को जाएगी, सी के बाद डी को जाएगी, डी के बाद ए को जाएगी, या डी के बाद आपका एफ को जाएगी, तो ये रूल ऑफ परपेचुटी है, ये आपका रॉन्ग है, ये इसकी बात करता है। तो रूल ऑफ परपेचुटी डज नॉट अफेक्ट द रूल ऑफ, देखो परपेचुटी का जो लॉ है वो आपका मोहम्मद लॉ में इफेक्ट नहीं होता। रूल अगेंस्ट यानी कि परपेचुटी का जो रूल है वो आपका मोहम्मद लॉ में चल सकता है, ठीक है, पर बाकी हिंदू लॉ और क्रिश्चियन लॉ में नहीं चल सकता, तो इसका आंसर कहा? बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इमोरल प्रॉपर्टी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोरल प्रॉपर्टी? इनमें से इमोरल प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, राइट टू फेरी भी है, a degree which give right to sell immoral property of husband, ठीक है, तो ऑपरेशन लॉ की बात करते हैं, तो ये बी, ये नहीं है, बाकी सब है, लाइफ इंटरेस्ट ऑफ विडो इनकम, ये सब की बात करता है, बट हमें नॉट को ढूंढना था, तो बी इसका। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कम ऑन इन फोर्स ऑफ, बताओ जी, जज बनने के लिए आपको डेटे याद करना जरूरी है, जुलाई 1st 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्शन एक्ट हैज नो रिलेटिव विद
इनमें से किस में से रिलेटेड बात, एयर वाटर एंड लाइट, इनसे रिलेटेड बात नहीं करता, ठीक है। तो डी, which one of the following properties is it transferable under TP under the Transfer Property Act 8882? तो ये एक्शनेबल क्लेम की बात, which of the following properties transferable, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स की बात करता है, तो इसका आंसर क्या है, डी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दो।